नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ दोस्तों, यह बताना है कि काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल के उत्पादन से है, यानी कच्चे तेल का उत्पादन जो है काली क्रांति से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि अनर्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनर्थियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। तो किस जीव का अध्ययन करते हैं अनर्थियोलॉजी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। पक्षियों का अध्ययन, यानी पक्षियों का अध्ययन, यानी एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे अनर्थियोलॉजी कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न टीजीटी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि मायोपिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो प्रश्न को पढ़ते ही कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुरंत फटाक से कमेंट करके जवाब दे दिया उन लोगों ने। यह प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मायोपिया क्या है। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया के नाम से जानते हैं, या मायोपिया को ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार का अलग अलग एग्जामों में पूछा गया या रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, लंदन में। इंडिया हाउस हमारा लंदन में स्थित है। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे है, इसका मतलब है कि जितने भी रेलवे के हमारे एग्जाम होते हैं उसमें सभी में यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा एमपी पुलिस में पूछा भी गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली रेलगाड़ी किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तीसरा इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार रेलगाड़ी चली थी। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको फटाक से इसको रफ कॉपी में नोट कर लेना। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आपको फटाक से कमेंट करना। आपको 30 में 30 प्रश्नों के कमेंट में जवाब जरूर देने हैं साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एवरेस्ट है। चलिए दोस्तों, सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि किस बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। यह प्रश्न हम आपके लिए राजस्थान पुलिस 2013 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि किस बादशाह ने हिंदुओं पर, जी दोस्तों, हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया था। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपके लिए इस प्रश्न को लेकर आए। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस 2003 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि दूध की शुद्धता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आपके जब दूध वाला भाई आए आपके यहाँ तो आप उससे ये जरूर कहें कि लैक्टोमीटर को लेकर आएँ। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे चमकदार ग्रह कौन सा। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर तो आपको 5वीं और 6वीं क्लास में ही पता चल जाता है, इसलिए जितने भी भाई बहन ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो फटाक से कमेंट करके बता दें कि सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और सबसे चमकदार होता है, इसलिए इसे चमकीले ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या नाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जब भारत का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 3 जून 1947 की योजना को क्या नाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, माउंट ब्रिटेन योजना। यही एक योजना थी जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, माउंट ब्रिटेन योजना। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 11वें नंबर का। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो तुरंत आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर 2008 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था। पहला इज द राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, या उन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी। चलिए दोस्तों, अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी 10+2 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये प्रश्न कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर तप्ती। तप्ती हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए अगला और 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेरशाह की कब्र कहाँ। एक आध क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरह के टॉपिक को जरूर मजबूती के साथ तैयार करिएगा कि शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, बिहार के सासाराम में शेरशाह की कब्र या शेरशाह का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट कर लीजिए, यदि आपको मालूम है तो आपको फटाक से कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते चलिएगा हर क्वेश्चन को। हम आपके लिए मात्र वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जिनके 100% आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है। मैंने खुद इस प्रश्न को 4 से 5 बार देखा है अलग अलग एग्जामों में कि पूछ लिया गया है बार बार ये प्रश्न। लेकिन आपके लिए ये प्रश्न हम रेलवे ग्रुप डी के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, ब्राजील। ब्राजील हमारा सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। चलिए दोस्तों, अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, आपको यह मालूम ही होगा कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% ऐसे देखने को ही मिलते हैं, तो आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए। हो सकता है आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो जाए। बताइए कि घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नोट जरूर करना है हर क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि नहीं यार वीडियो हमारे काम का है, अगले एग्जाम की तैयारी के लिए सहायक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा, इसलिए बिना देर किए सभी लोग इसका कमेंट में जवाब दें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला और 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है कि कोरियान पुरस्कार दिया जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मालूम ही होगा कि कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोरियान पुरस्कार दिया जाता है। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देते हैं उन्हें कोरियान पुरस्कार के जो है पुरस्कार से नवाजा जाता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आप फटाक से कमेंट करके बताएं यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कोरियान पुरस्कार तो डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया ही जाता है। जी दोस्तों, हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है।
हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन पुराना प्रश्न है। आज से 10 साल पहले इस प्रश्न की बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वता थी। कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ था यह क्वेश्चन, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए इस प्रश्न को रखना चाहिए। हो सकता है जब प्रश्न पुराने हो जाते हैं तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2009 में पूछा गया था, वहां से हम आपके लिए लेकर आए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। चौथा इज द राइट आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संभावना है कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था, इसीलिए हमको मजबूर होकर जीके की क्लास में इस हिंदी के क्वेश्चन को लाना पड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हो सकता है आपको अगले एग्जाम में 1 अंक के लिए सहायक हो यह प्रश्न कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। यह हाल ही में MPTET 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया प्रश्न है। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर, सकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न के लिए प्रथम सुझाव किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने सबने ये पढ़ाई जो पूरी की है वह इसी स्तर पर की होगी। 10+2+3 पहले हाई स्कूल किया होगा, फिर इंटर किया होगा, इसके बाद उन्होंने स्नातक किया होगा। तो शिक्षा में जो ये 10+2+3 पैटर्न के लिए जो सुझाव था उसने क्या किया। अब यह पैटर्न चेंज हो चुका है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। अब इसके अंतर्गत पढ़ाई नहीं होती है। तो बताइए कि 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। यह क्वेश्चन हाल ही में बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यह दोस्तों तीसरा द राइट आंसर, कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय ने ही शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न का सुझाव दिया था। पूछा गया प्रश्न है हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में। चलिए दोस्तों, अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिए, हमारा हक बनता है आपका एक लाइक करना। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो फटाक से बिना देर किए जवाब दीजिए। यदि नहीं मालूम है तो बिना देर किए रफ कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यदि अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आप लोग 100% करके आएँ। कोई प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है या कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आनंद भवन कहाँ स्थित है, कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। जय दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, इलाहाबाद में। आनंद भवन हमारा इलाहाबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि कैडमियम युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी भाई बहन हमारी तैयारी कर रहे होंगे उनको 100% इसका क्वेश्चन मालूम होगा, इसलिए फटाक से बिना देर किए एक बार आप कमेंट करके अपनी जो परिचय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करके अपना परिचय देना है और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। जी हाँ दोस्तों, बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, इटाई रोग। कैडमियम युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है, हमारा इटाई नामक रोग हो जाता है। यह हमारा UPTET 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है और आपका अपना परिचय, नाम और पता जरूर लिखकर कमेंट करना है। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम आपने जब दिया होगा कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके सिलेबस में हो या ना हो, 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे ही जाते हैं। बताइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न हमारा TCC, UP और MTS तीनों क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आप जानते ही होंगे कि हर एग्जाम में जो संविधान टॉपिक होता है उससे 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही प्रश्न बने और आप सभी
गोला लगा के जब आप आएंगे तो देखेंगे कि आप सभी दोस्तों से 1 या 2 नंबर आप ज़्यादा लेकर आएँ। तो बताइए कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही भारत में एकल नागरिकता प्रावधान का नियम जो है हमारे संविधान में लिया गया। यह प्रश्न हमारा आरपीएफ 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जी दोस्तों, जितने भी हमारे साइंस के भाई बहन होंगे उन्होंने तो इसका आंसर फटाक से कमेंट कर दिया। जी दोस्तों, सभी लोगों ने फटाक से कमेंट कर दिया जितने भी साइंस के स्टूडेंट थे। बताइए, यह प्रश्न हमारा MP TGT में पूछा गया, 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि मस्तिष्क व प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर मेरुदंड द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वह हमारी मेरुदंड द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए दोस्तों, अगला 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो 1 लाइक तो कर दीजिए, कम से कम 1 लाइक तो हमारे लिए मेहनत के लिए बनता ही बनता है। यदि आपको लगे कि नहीं यार यह वीडियो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना ही करना है। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में। यह प्रश्न हमारा यूपी पुलिस 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए इस प्रश्न रखना ही चाहिए कि विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक है। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर एम्पियर। एम्पियर विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि 7 पर्वतों के शहर का देश किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। बताइए कि 7 पर्वतों के शहर का देश किसे कहा जाता है? पहला द राइट आंसर रोम। 7 पर्वतों का शहर रोम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मानिए कि आप जितने भी अपने स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करने वाली जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि मसालों का बगीचा क्यों कहा जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि मसालों को बगीचा किसे कहा जाता है। बताइए। जी दोस्तों, पहला द राइट आंसर केरल। मसालों का बगीचा, जी दोस्तों, का है को नहीं है, गलत प्रिंट हुआ, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बताइए कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मसालों का, जैसे मिर्च है, हल्दी है, इन सब का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ तक कि देश में जो मसाले आते हैं वह केरल से ही खरीदे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला 30वें नंबर का प्रश्न है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। यह प्रश्न हमारा SSC CGL में, यह दोस्तों SSC CGL में और UP SI में पूछा गया प्रश्न है। SI के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह दोस्तों, पहला द राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो लगा हो कि नहीं, यदि हमारे काम का वीडियो हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।